हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ हूं क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में। और आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 21 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एंड तक पूरे सेशन में बने रहिए। पीडीएफ आप ले लीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के, वहां से आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर के अलावा काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहां पर अवेलेबल है, तो चेकआउट कीजिए। और एग्जाम ओरिएंटेड काफी सारे कोर्सेस आपको नॉमिनल चार्जेस में वहां पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 21 जनवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, सीआरपीएफ की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, काम क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बार 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। 1939 में जब सीआरपीएफ स्थापित किया गया तो इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर जब देश आजाद हो गया तो 1949 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इंटरनली सिक्योरिटी, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना सीआरपीएफ का मुख्य काम है। स्पेशली अगर कहीं पर भी दंगे हो जाते हैं, आतंकवादी कोई गतिविधियां हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ काम करता है। इन शॉर्ट, हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी देने का काम सीआरपीएफ का है। इंटरनली अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो अब बीएसएफ तो आएगी नहीं बॉर्डर से, तो वो काम कौन करेगी? सीआरपीएफ करेगी। ये रिजर्व पुलिस फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कोई भी घटना होगी किसी भी परिस्थिति में, तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, जिसे सबसे पहले भेजा जाएगा, वो है सीआरपीएफ। हाल ही में देखिए, इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी। यह है यहां पर जीपी सिंह या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनकी कैजुअली बात कर लें कि ये कौन है, तो ये वर्तमान में अभी तक असम के डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। अब इन्हें अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल, और ये 2027 तक ऑलमोस्ट, अगर कोई नया आदेश नहीं आता है इनके लिए, तो 2027 तक अपने पद को कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टर जनरल के रूप में सीआरपीएफ के। अब यहां पर सीआरपीएफ के बारे में कैजुअली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि काम क्या है। गठन 27 जुलाई 1939 में हुआ था। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है सीआरपीएफ का नई दिल्ली में। और वर्तमान में सीआरपीएफ के जवान या फिर इनके कर्मचारियों की बात करें तो 3 लाख कर्मचारी देखने को मिलते हैं सीआरपीएफ में। असम क्योंकि कैडर के एक डीजीपी हैं जो कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए, तो असम की यहां पर हम बात कर लेते हैं। असम के सीएम वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। यहां के गवर्नर के पद पर हमको देखने को मिलते हैं लक्ष्मण आचार्य, और दिसपुर असम की वर्तमान में कैपिटल है। तो ठीक है, बेसिक फैक्ट है, सारे याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। आगे अगला क्वेश्चन, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और विमेन्स सिंगल का जो टाइटल है, वर्ग का मेंस और विमेन्स कैटेगरी टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो खो खो वर्ल्ड कप की यहां पर बात की गई है। खो खो वर्ल्ड कप हमने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था, और 2025 में ये पहला खो खो वर्ल्ड कप है जो कि आयोजित किया गया इंडिया में, है ना। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया में आयोजित किया गया। इसके अभी कुछ समय पहले ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 क्योंकि पहला है, तो सारी डिटेल हमको यहां पर पता होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे पता है? सलमान खान, बॉलीवुड अभिनेता जो हैं सलमान खान, वो ब्रांड एम्बेसडर थे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के। इंडिया में आयोजन किया गया पहला ही वर्ल्ड कप है, और यहां पर दोनों कैटेगरी में जो टाइटल है ना, वो भी इंडिया की ही खो खो टीम ने अपने नाम किया है। इंटरेस्टिंग यह है कि दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता है। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और विमेंस टाइटल किसने अपने नाम किया? इंडिया ने। और रनर अप कौन रहा? तो यह रहा नेपाल। ठीक है, भारत ने 2025 के पहले खो खो वर्ल्ड कप में मेंस और विमेंस दोनों टाइटल अपने नाम किए, और दोनों ही टाइटल के फाइनल में नेपाल को हमने
हराकर ये खिताब जीता है। पहला खो खो वर्ल्ड कप 13 जनवरी को ये शुरू हुआ था, 19 जनवरी 2025 को ये खत्म हुआ। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की है, और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, इन दोनों के सहयोग से पहला खो खो वर्ल्ड कप यहां पर संपन्न हुआ है इंडिया में। इंडिया में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह वर्ल्ड कप खेला गया था। टोटल 23 देशों की खो खो टीम ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बनाए गए थे और यहां पर मैस्कॉट बनाए गए हैं तेजस और तारा, है ना। हिरण की एक जोड़ी है तेजस और तारा, जो कि फुर्ती को और सद्भावना के लिए प्रेरित होते हुए बनाए गए हैं मैस्कॉट है तेजस और तारा। मेंस फाइनल में जो इंडियन खो खो टीम है उसके कैप्टन थे प्रताप वेकार। नेपाल को हमने हरा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे प्रतीक वाइकर। विमेंस फाइनल की बात करें तो इंडिया ने नेपाल को ही हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही प्रियंका इंगले, और हमारी जो विमेंस टीम है खो खो की उसकी कैप्टन थी प्रियंका इंगले, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित की गई। यहां पर एक फैक्ट आपको यह चीज पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर एक और चैंपियनशिप खेली गई थी, एशियाई खो खो चैंपियनशिप। ये लास्ट ईयर हुई थी ना, तब भी हमारी मेंस और विमेंस टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर ही 2024 में एशियाई खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और अब हमने खो खो वर्ल्ड कप जीता है, मेंस और विमेंस दोनों ही टाइटल जीते हैं नेपाल को फाइनल में हराकर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी के लिए। आर्ट एंड कल्चर, देखिए सेंट्रल में पीएससी या यूपीएससी के एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, या फिर वनडे के एग्जाम हो, आर्ट एंड कल्चर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉन्यूमेंट से आ जाएंगे, विश्व धरोहर स्थल से आ जाएंगे, नृत्य से पूछे जाते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं अलग अलग स्टेट के वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप सभी को काफी प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है काफी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं लगातार कि सर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आता है। तो अगर देखिए आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर फैक्चुअल डेटा आपको ज्यादा मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए एक कोर्स अवेलेबल है, और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बायलिंगुअल आर्ट एंड कल्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे ज्वाइन कीजिएगा। ओके, यहां पर फैक्चुअल डेटा ज्यादा है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन कीजिएगा, जो कि बायलिंगुअल आपको मिल जाएगा। दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहती है सहूलियत के लिए। हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं और आप उनकी भी मदद ले सकते हैं अगर कुछ भी आपको लगता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नाम से जाना जाता है, यह हर साल कब अपना स्थापना दिवस मनाता है? अच्छा, पहले आंसर ले लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ एक्चुअल में है क्या। तो आंसर है पहला 19 जनवरी। एनडीआरएफ अपना फाउंडेशन डे या स्थापना दिवस मनाता है 19 जनवरी को। अच्छा, कभी भी आपने नेचुरल डिजास्टर देखा है? भगवान करे कोई ना देखे, पर अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल बिहार में रहते होंगे तो बाढ़ का प्रॉब्लम देखा होगा आपने। उत्तर भारत में कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते होंगे तो भूकंप का प्रॉब्लम देखा होगा, भूसंकलन का प्रॉब्लम देखा होगा, है ना। सुनामी आ जाती है कभी कभार दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, रेयर आती है, पर हमने 2004 में आई थिंक तमिलनाडु में देखी थी। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करेगा वो कौन है? एनडीआरएफ। अच्छा, आपने सुना कि कहीं बाढ़ आ गई और वहां पर सेना को लगाना पड़ा, तो सेना को लगाना पड़ा मतलब कौन आया होगा? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। यही मदद करती है बाढ़ की प्रॉब्लम में। अमरनाथ में या फिर उत्तराखंड में जब तबाही हुई थी तो एनडीआरएफ को ही भेजा जाता है, क्योंकि ये काम ही इसका यही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नाम से जाना जाता है। 19 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी एक एक्ट के तहत जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
इसके तहत 2006 में 19 जनवरी को स्थापित किया गया था एनडीआरएफ को, इसलिए 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये जो अर्धसैनिक बल है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है एनडीआरएफ। 12 बटालियन है, इसका जो मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा के समय में ये काम करती है। डायरेक्टर जनरल के पद पर वर्तमान में है पीयूष आनंद, आईपीएस ऑफिसर, और बल में अभी 13,000 से ज्यादा कर्मी देखने को मिलते हैं जो कि एनडीआरएफ में शामिल है। तो स्थापना दिवस कब, फाउंडेशन डे कब, 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोकोबोर दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? कोकोबोर दिवस को मनाया जाता है जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा, यहां पर। अच्छा, एक लैंग्वेज, त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था कोक बोरोक लैंग्वेज को। इतिहास अगर हम देखते हैं त्रिपुरा का, तो वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो त्रिपुरा की कम्युनिटीज है, स्पेशली वो सबसे ज्यादा जिस लैंग्वेज को प्रीफर करती है वो है कोक बोरोक लैंग्वेज। अब त्रिपुरा में 19 जनवरी 1989 को कोक बोरोक को राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, और इसकी एनिवर्सरी के रूप में, मतलब 19 जनवरी को ही एक डे मनाया जाता है जिसे कहा जाता है कोक बोरोक डे, या फिर कोकोबोर डे के नाम से इसे जाना जाता है शॉर्ट में। कोक बोरोक लैंग्वेज का नाम है, और कोकोबोर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, दिवस सेलिब्रेट करते, उसको नाम दिया गया। तो कोक बोरोक डे कब मनाया जाता है? 19 जनवरी। कौन सा स्टेट मनाता है? त्रिपुरा राज्य मनाता है, क्योंकि कोक बोरोक को यहां पर राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, इंक्लूडिंग बंगाली, है ना, बंगाली के साथ इसको, और एक और लैंग्वेज है बंगाली के साथ, स्पेशली तो बंगाली ही याद रखो क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज है। तो बंगाली लैंग्वेज के साथ कोक बोरोक को त्रिपुरा में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 19 जनवरी 1989। तो इसकी एनिवर्सरी के रूप में जो राज्य की लैंग्वेज है कोक बोरोक, उसको विकसित करना, उसका संरक्षण करना, इस उद्देश्य से एक उत्सव मनाया जाता है। इसे त्रिपुरा में कोकोबोर उत्सव के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य त्रिपुरा। यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। और इसकी नेबर स्टेट देखें इंडिया के, तो असम और मिजोरम से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कैपिटल कौन? अगरतला। बंगाली, इंग्लिश और केक बोरोक यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंद्र सेना रेड्डी नल्लू यहां के गवर्नर हैं, और मानिक साहा यहां के सीएम के पद पर हैं। त्रिपुरा में विधानसभा सीटें देखें तो ये वर्तमान में 60 है, राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीटें हैं 2 त्रिपुरा में। 1949 में भारत में त्रिपुरा सम्मिलित हुआ था, जब राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था तब, और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये यूनियन टेरिटरी था, और 72 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसने प्राप्त किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, या कौन से प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत के आए थे तब भी हमने इनको डिस्कस किया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने हाल ही में प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी जो टाइम्स मैगजीन है ना, टाइम्स मैगजीन के बारे में हमने पढ़ा था, मैगजीन है ना, टाइम्स मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। 2016 में भी पहले कर चुकी है, दूसरी बार 2024 में टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। 45वें प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने ही काम किया है अमेरिका में। 45वें प्रेसिडेंट बने, फिर लास्ट टर्म जो था 46वें प्रेसिडेंट का, वो अभी तक जो बाइडेन का था, और 47वें प्रेसिडेंट एक बार फिर से बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा टर्म है अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई भी व्यक्ति कार्यकाल केवल 2 टर्म तक संभाल सकता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल है। 44 प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है अमेरिका में बराक ओबामा ने, बराक ओबामा है ना। तो अभी जो 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है किसने अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप।
और वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल है, यहां पर सेरेमनी आयोजित की गई थी। शपथ दिलवाई है यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने, और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है जेडी वैंस को। तो वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लेना। भारत के एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये गए थे जो शपथ समारोह है उसमें भाग लेने के लिए। 46 प्रेसिडेंट अमेरिका के जो बाइडेन, और 45 प्रेसिडेंट भी कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड टूर है ना, जो कि बैडमिंटन की एक एनुअल सीरीज है, इसके एक पार्ट के रूप में, हिस्से के रूप में एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है इंडिया ओपन। तो इंडिया ओपन 2025 जो कि BWF वर्ल्ड टूर के एक चरण के रूप में, फेज के रूप में आयोजित किया गया था इंडिया में। इसमें जो मेंस सिंगल का खिताब है, आपको समझ में आ रहा है कि बैडमिंटन प्रतियोगिता है ना, क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। तो बैडमिंटन प्रतियोगिता इंडिया ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। आंसर बी, विक्टर एक्सेल्सन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं डेनमार्क से। डेनमार्क के खिलाड़ी विक्टर ने मेन सिंगल के फाइनल में हराया सिंगापुर प्लेयर को। प्लेयर का नाम छोड़ दो, क्योंकि रनर अप को एक तो इंडियन होता तो याद भी करते, रनर अप किसी और देश का है तो याद करने की जरूरत नहीं। तो विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के, इन्होंने फाइनल में सिंगापुर के चेउक यू ली को हराया और मेन सिंगल का खिताब जीता इंडियन ओपन 2025 में। विमेन सिंगल का जो खिताब है वो जीता है आन से यंग ने, विमेन सिंगल का खिताब। अब आन से यंग की बात करें यहां पर, तो आन से यंग बिलोंग करती है दक्षिण कोरिया से। इन्होंने विमेन सिंगल का खिताब जीता फाइनल में थाईलैंड की पॉर्न पावी को हराकर। तो दक्षिण कोरिया की विनर है आन से यंग, विमेन सिंगल का खिताब जीता। और मेन सिंगल का खिताब हो जाता है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन प्रतियोगिता है, आयोजन किया गया है इंदिरा गांधी एरिना इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 14 से लेकर 19 जनवरी 2025। यहां पर जो पुरस्कार राशि है वो $9,50,000 है। और योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, ऑफिशियल नेम है इसका। BWF वर्ल्ड टूर का ये सेकेंड फेज है, जो साल भर जो एनुअल सीरीज चलती है BWF वर्ल्ड टूर, उसका सेकेंड फेज है। अब इसकी जो शुरुआत है इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, वो 1973 में की गई थी। आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ये दोनों मिलकर आयोजित करवाते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि BWF वर्ल्ड टूर क्या है। तो साल भर एनुअल सीरीज है, वर्ल्ड के टॉप बैडमिंटन प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल जो चल रहा है 2025 में, ये 8वां सीजन है BWF वर्ल्ड टूर का। इसी के तहत इंडियन ओपन 2025 आयोजित किया गया। तो मेन सिंगल और विमेन सिंगल खिताब दूसरे देशों के पास गए हैं, लेकिन विनर याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही ट्रोजन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई? तो ट्रोजन गन की बात करें तो इसे विकसित किया है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। यह है इसकी इमेज, ट्रोजन गन आपको तोप की जैसी दिखाई देगी, गोले ही छोड़ती है। इसको नाम दिया गया है ट्रोजन गन। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया ने ट्रोजन आर्टिलरी गन का ऑर्डर दिया है इंडिया को। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस गन को विकसित किया था। 155 mm कैलिबर की गन है। इंडिया की लॉर्सन एंड टुर्बो और फ्रांस की KNDS, ये दो कंपनियों ने संयुक्त रूप से इसे बनाया है। इंडिया में बनाई जा रही है, आर्मेनिया को जो भेजना है। और इसकी मारक क्षमता देखने को मिलती है 40 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो टैंक हो या फिर अदर कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर सटीक निशाना लगाने में ये बहुत ही मदद करती है ट्रोजन आर्टिलरी गन। तो विकसित किया है किन दो देशों ने? इंडिया और फ्रांस ने। हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया? तो एक संस्था है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड,
है ना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, ऐसे धरोहर स्थल हैं, उन प्लेसेस को बोल सकते हैं सुरक्षित करने के लिए, उनके विकास के लिए, वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती है, काम करती है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। ये एक लिस्ट निकालती है जिसका नाम है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। 2 साल में एक बार ये जारी करती है। 2025 की जो इसने लिस्ट निकाली ना, 25 धरोहर स्थल को वर्ल्ड में इसने शामिल किया, और इसमें 2 प्लेसेस को इंडिया के ऐसे हैं इंडिया के 2 प्लेसेस ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट लिस्ट या वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया। एक तो है मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन, सॉरी मूसी नदी के किनारे जो मॉन्यूमेंट प्लेसेस है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, उनको इसमें शामिल किया गया। तो यहां पर तो सही हो जाएगा हमारा आंसर भी। और इसके अलावा गुजरात के एक भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम, जल प्रणाली, इसको भी 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के द्वारा। लिस्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। 2022 में जब आखिरी बार जारी की गई थी तब इंडिया का कोई भी प्लेस शामिल नहीं किया गया था। अब 2025 में जब ये लिस्ट निकली है तो 25 प्लेसेस को इन्होंने जगह दी, जिसमें से इंडिया के कितने हैं? 2। कौन कौन से? रिपीट करता हूं। हैदराबाद के मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, है ना, तेलंगाना में। तो हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनको शामिल किया गया, और भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को शामिल किया गया। 2 प्लेसेस हो गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड में अगर किसी भी प्लेसेस को शामिल किया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है? देखिए, पहली चीज कि भाई वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को पता चलता है ऐसे प्लेसेस के बारे में, क्योंकि भाई एक इंटरनेशनल संस्थान ने किसी लिस्ट में इसको शामिल किया, निगरानी सूची में। तो पहली चीज जो टूरिज्म है वो उसको बढ़ावा मिलेगा उन प्लेसेस पर। साथ ही साथ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ये फंडिंग करती है ऐसे प्लेसेस को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए, देशों को पैसा भी देती है। इससे यह भी फायदा होता है कि अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी नजर पड़ती है, और कोई भी एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उनके संरक्षण के लिए आगे आते और वो भी पैसा देते। तो गवर्नमेंट को फायदा होता है इन शॉर्ट। तो एक तो ग्लोबल पहचान मिलती है प्लेस को, सुरक्षा हो सकती है, संरक्षण किया जा सकता है, संरक्षण के लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन आकर्षित होती है, और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है ऐसे प्लेसेस पर। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ये लिस्ट जारी करती है जिसमें इंडिया के 2 प्लेसेस है। एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और नेचुरल डिजास्टर जैसे खतरों से बचाने के लिए यह संस्था इंटरनेशनली काम करती है। धरोहर स्थलों को, है ना, धरोहर स्थल, मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इनको बचाने के लिए काम करती है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां एडिशन किसने जारी किया है? तो लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिपोर्ट आती है और उसमें रैंक नहीं दी जा रही है और इंटरनली डेटा के बारे में बताया जा रहा है, तो नॉर्मली क्या है, हमको केवल इतना याद रखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कौन जारी कर रहा। तो यहां पर भी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 की बात करें ना, तो 2025 में इंडिया के सामने या वर्ल्ड के देशों के सामने किन किन फैक्टर को लेकर रिस्क है, क्या रिस्क है किसी भी देश के सामने 2025 में, इस रिपोर्ट को साझा किया गया। अब 20वां एडिशन जारी किया है। ये जो रिपोर्ट है ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहले आंसर लेंगे, आंसर हो जाएगा आंसर सी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। तो जारी करता कौन हो गया? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिपोर्ट में एक तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और लॉन्ग टर्म में 10 सालों में जो ग्लोबल रिस्क है उसको एनालिसिस किया गया है। अलग अलग देशों की भी रिपोर्ट दी है और ग्लोबल रिस्क को भी बताया गया है, शॉर्ट टर्म के पीरियड में और लॉन्ग टर्म के पीरियड में।
अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 2025 में क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया के सामने। तो एक तो भैया भारत के लिए टॉप रिस्क है, क्योंकि यहां पर एक तो वाटर सप्लाई की शॉर्टेज आएगी। आप देख रहे हो अभी भी बेंगलोर कर्नाटका यहां पर भाई जो भूमिगत जल स्तर है वो तो खत्म ही हो गया। तो इंडिया में जो पीने का पानी है ना वो सबसे बड़ी समस्या बन के उभरेगा आगे आने वाले समय में। इसके अलावा इंडिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, जो हमारा मीडिया है वो भी बर्बादी की राह पर ही है, वो भी सही न्यूज़ दे नहीं पा रहा है। तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर इंडिया की तरफ से दिख रहा है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट होने का खतरा बढ़ा हुआ है। नागरिकों के जो फ्रीडम है, जो अधिकार हैं, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर पर इन्होंने बात की है। ग्लोबल फैक्टर भी बताएं। हाँ, इसके अलावा इंडिया में एक तो पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली या एनसीआर उत्तर भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मृदा प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है, जल प्रदूषण तो है ही है, पूरी यमुना और आप देखना उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की भी इवन मूसी वगैरह लगभग खत्म होती जा रही है। इसके अलावा श्रम और प्रतिभा की कमी है इंडिया में। सब रील्स चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, बस सोशल नेटवर्किंग घंटों फेसबुक और इंस्टा पे बर्बाद हो रहे। टैलेंट तो उभर के आ ही नहीं पा रहा है, जबकि 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं और वर्ल्ड में जो इंडिकेटर्स दिए हैं ना इन्होंने जोखिम के, वो भी सेम है। गलत जानकारी है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, और जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन वो सभी देशों में बढ़ रहा है। दीर्घकालीन जोखिम भी ऐसे ही है कि भैया जो बायोडाइवर्सिटी है और जो इकोसिस्टम है वो लैप्स होता जा रहा है, उसका खतरा है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा होगी, जैसे अभी हम लॉस एंजलिस में देख रहे हैं। तो ये सभी चीजों पर यहां पर नजर डाली गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने इस रिपोर्ट में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 तो कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं, कुछ डेटा को मेंशन किया है। आप तो रिपोर्ट याद कर लो कि किसने जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और 1987 में इसका नाम किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाम चेंज बाद में किया गया, पहले अलग नाम से जाना जाता था और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में से मान्यता दी गई 2015 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ और रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025। इसके बारे में हमने बात की थी। पूरे वर्ल्ड में साइबर खतरों के बारे में यहां पर एनालिसिस किया गया था, यह रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये सारी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि ये रिपोर्ट्स पूछी जाती है कि किसकी है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया है? तो गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 दिया गया प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। उर्वशी सिन्हा की बात करें तो ये रमन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक प्रोफेसर है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, इसके कारण इन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 दिया गया। बेंगलोर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सीवी रमन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो इसी की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा, जिन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। यूके के कैम्ब्रिज में यह अवार्ड दिया गया है इन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर में इनका जो योगदान है उसके लिए। देखिए, अवार्ड की बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये दोनों संयुक्त रूप से इस अवार्ड को देते हैं, इसलिए अवार्ड का नाम पड़ा है गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट अवार्ड। इन शॉर्ट एक लाइन में बोलूं तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यह अवार्ड दिया जाता है हर साल, है ना। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इनोवेशन को साइंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति ने योगदान दिया हो तो उसको दिया जा सकता है गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट अवार्ड। अभी किसे दिया गया? तो यह दिया गया
उर्वशी सिन्हा जो कि प्रोफेसर है रमन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसकी स्थापना की थी नोबेल प्राइज विनर सर सीवी रमन ने 1948 में, और यह है इंडिया कर्नाटका के बेंगलुरु में। फंडामेंटल साइंस और स्पेशली फिजिक्स से संबंधित क्षेत्र में रिसर्च के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है। ओके, तो यहां पर 21 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के सीहोर में। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की? तो इसे जारी किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल ही में प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेसिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनिसेफ ने, क्योंकि ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। डेनिस लॉ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया। महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है मलेशिया में। हाल ही में चर्चा में रहे टीवी गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है मृदंग वाद्य यंत्र, केरल के हैं। हाल ही में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय युद्धपोत INS मुंबई एक्सरसाइज ला पैरोज में हिस्सा ले रहा है। यह एक्सरसाइज कहां आयोजित की जा रही है? तो इसे आयोजित किया जा रहा है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में। आंसर डी। एक्सरसाइज का नाम है ला पैरोज, फ्रांस इसका आयोजन करवाता है। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? 2020 में स्वामित्व योजना। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच, बैटिंग कोच किसे अपॉइंट किया गया? तो यह है सितांशु कोटक। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे, डिटेल में पढ़े थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कल का, किस सिख गुरु को मुगल शासक जहांगीर ने मरवाया था? तो मुगल शासक जहांगीर ने मरवाया था 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को। ठीक है। अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है। और मलक्का जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? तो ये अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करता है, मलक्का स्ट्रेट। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, किस सिख गुरु को मुगल शासक औरंगजेब ने मरवाया था? है ना, यह अलग है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आर्ट एंड कल्चर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप अवेल कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए भी और वनडे एग्जाम के लिए भी। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।